नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कॉलेज के छात्रों ने मजार के करीब पढ़ी हनुमान चालीसा, रोके जाने पर बैरिकेडिंग तोड़कर किया जमकर बवाल। लंका थाने की पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला गया जुलूस, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की जलाई गई तस्वीरें। और बढ़ती ठंड को देखते हुए सुबह बनारस क्लब ने जरूरतमंदों में बांटे कंबल। और अब खबरें विस्तार से। यूपी कॉलेज के छात्रों ने मजार के करीब हनुमान चालीसा पढ़ी, रोके जाने पर बैरिकेडिंग तोड़कर जमकर बवाल किया। वाराणसी का उदय प्रताप कॉलेज आज छावनी में तब्दील है। कॉलेज परिसर में मौजूद मजार के पास हिंदू छात्र हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस और पीएससी के करीब 300 जवान पहुंच गए। एंट्री गेट की बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र कैंपस में दाखिल हुए। फोर्स ने छात्रों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका तो कैंपस में ही करीब 300 छात्रों ने जुलूस निकाल दिया। छात्र मजार तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन महज 50 मीटर की दूरी पर इकट्ठा हो गए। यहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पुलिस ने छात्र नेता प्रतीक, विवेकानंद, चंदन और कई अन्य को हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने कॉलेज कैंपस से बाहर के लिए खदेड़ा। इसके बाद छात्र शिवपुर थाने का घेराव करने निकले। पुलिस ने रास्ते में ही इन छात्रों को रोक लिया। इसके बाद छात्र वापस कॉलेज के गेट पर आ गए। गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों को पुलिस ने चेतावनी दी कि विरोध किया तो हम लाठी चलाने को मजबूर होंगे। कॉलेज प्रशासन ने मांग की थी कि परीक्षा चल रही है, सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके बावजूद छात्र कॉलेज कैंपस में दाखिल हो गए। इससे छात्रों की परीक्षा भी प्रभावित हो सकती है। दरअसल सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 2018 में कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए कॉलेज की जमीन को अपनी संपत्ति बताई थी। छात्रों ने इसका विरोध करते हुए सोमवार को वक्फ बोर्ड का पुतला फूका। आज मंगलवार को मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। प्रशासन यहाँ खड़ी है, इनका भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। किसी प्रकार से मैं प्रशासन को एकदम निश्चित कर देना चाहता हूँ, हम लोग की तरफ से कोई भी ऐसी अनहोनी नहीं होगी। देखिए, छात्रों की अपने कुछ मांगे हैं कुछ लेके, लेकिन यहाँ जो आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, यूपी कॉलेज के जो प्रबंधन कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे पुलिस से ये मांग की गई थी कि यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कई पालियों में, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि साहब यहाँ पे कुछ बाहर के बच्चे भी चले आते हैं, तो पुलिस के अलावा यहाँ के प्रबंधन कमेटी के द्वारा कुछ यहाँ पे छात्र या टीचर्स लगाए गए हैं चेकिंग के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है यहाँ पे या जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं छात्रावास में, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी। बाहर से किसी व्यक्ति की एंट्री यहाँ पे रोक दी गई है और जब तक वो हमसे सहायता चाहेंगे उनको हम सहायता देंगे। चेकिंग लगातार सर देखा जा रहा है कि छात्र जो है 2 दिन से विरोध कर रहे हैं और आज भी उन्होंने कहा विरोध किया। पुलिस से कुछ नोक-झोंक की गई है, कुछ ऐसा है कि पुलिस से किसी तरह की कोई नोक-झोंक नहीं हुई है। वो छात्रों की अपनी मांग है, मैं उसमें आपसे कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन जैसा आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ के प्रबंधन के द्वारा मांग की गई थी कि साहब यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कई पालियों में और उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे चले आते हैं बाहर से जो यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। तो उसी के संबंध में ये सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। जो यहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं,
सिर्फ उन्हीं की यहाँ पे एंट्री अलाउ करी जाएगी। अपने कॉलेज परिसर में राजर्षि प्रांगण में हम हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रशासन हमें रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे नमाज जब रोडों पर पढ़ी जाती है तब कोई आवाज नहीं उठाता है। हम अपने परिसर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तभी हमें कैसे रोक सकते हैं। जय राजर्षि। संविधान में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा उस समय वक्फ बोर्ड की कोई चर्चा नहीं की गई थी। यह वक्फ बोर्ड इस देश के लिए दुर्भाग्य है। इसे मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द समाप्त कर दिया जाए। चालीसा पढ़ने से रोका गया, वही मस्जिद कल 500 लोगों के शुक्रवार आके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हम लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका जा रहा है। हमारा कॉलेज है, हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। लंका थाने की पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ। ट्रक में रखी कुल 900 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है उसे बरामद किया गया। पुलिस आयुक्त द्वारा अवैध मादक पदार्थों व शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत थाना लंका पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और शराब की तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं युवाओं को नशे के जाल से बचाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक लंका शिवाकांत मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना लंका पुलिस द्वारा अभियुक्त अर्जीराम को डाफी टोल प्लाजा के पास बिहार की तरफ जाने वाले मार्ग की दाईं तरफ से हिरासत में लिया गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना लंका पुलिस द्वारा दिन में ये रमन्ना चौकी क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था हाईवे पे। उसी में एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया और जिसमें पाया गया कि जो फलों से लदे टोकरियां थी उन्हीं के नीचे तकरीबन 900 पेटी शराब की ले जाई जा रही थी, जो तस्करी की जा रही थी हरियाणा से बिहार की तरफ। और इसी में जो ड्राइवर है उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हरियाणा से ये लोड करके बिहार में पहुंचाते हैं, जिसके लिए प्रति एक ट्रिप के लिए इनको 1 लाख रुपए मिलते हैं। और इसी में इनसे जब पूरी टोटल काउंट करवाई गई है तो इसमें इंपीरियल जो शराब होती है वो और मैकडॉवेल्स ऐसे जो महंगी शराब है वो तकरीबन लगभग 1 करोड़ की आज लंका पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें जो ड्राइवर है मुख्यतः अभी गिरफ्तार हुआ है और ट्रक मालिक को इसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है। इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है जो पकड़ा गया है? इनका अभी इतिहास खंगाला जा रहा है क्योंकि ये इंटरस्टेट जो है केस बनता है तो उसमें हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। सर ये डिस्ट्रॉय होगा कि क्या करेंगे? अभी आबकारी की जो टीम है वो यहाँ पे आएगी और उनके द्वारा फिर एक डिसीजन लिया जाएगा इसमें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जुलूस निकालकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें जलाई गईं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के आज दर्जनों हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता मिंट हाउस से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान की तस्वीर का प्रतीकात्मक दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे कई संगठन के लोग शामिल रहे। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जी नाला लगाइए। अरे फोटो खाली खिंचाएंगे, लगाएंगे। अरे माता की पानी कर रही है। नीचे नीचे थोड़ा सा धीरे। भारत माता की जय। यूनुस खान मुर्दाबाद, यूनुस खान मुर्दाबाद, बांग्लादेश होश में आओ। हम आए दिन देख रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश में हिंदू मठ मंदिरों और सन्यासियों सहित आम जनता पर एक जो दुर्भावना की दृष्टि से मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, इसके विरोध में हम काशी की जनता जनार्दन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र ज्ञापन दिया है ताकि इस पर कंट्रोल हो, कड़ाई हो और जो हो रहा है उसको शीघ्रता से जितना जल्दी हो सके इस नरसंहार को रोकने
के लिए हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र दिया है। हमें लगता है सरकार अब तटस्थ हो गई है और निश्चित ही कुछ ही दिनों में परिणाम मिलेगा। इस पर रोक लगनी चाहिए और रोक लगेगा। देखिए, काशी के स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, आम जनता द्वारा ये बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो नरसंहार हो रहा, उनको मारा जा रहा, पीटा जा रहा, भगाया जा रहा, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, सनातन का नुकसान किया जा रहा है, वहाँ के धार्मिक जो व्यक्ति हैं, संस्था है, वहाँ के उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, ये अत्यंत ही चिंतनीय है। और किसी भी देश में ये नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश में खुलेआम हो रहा है हिंदुओं के प्रति, केवल हिंदुओं के प्रति। और मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा, तो भारत के जो सदम धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं पर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, घटना पहुँच जाते हैं, ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, आज हिंदुओं पर इतना बड़ा नरसंहार हो रहा, उनका एक भी कोई बयान लगातार नहीं आ रहा। ये शर्म की बात है। ये हम सब के सनातन और हिंदुओं के शर्म की बात है। माननीय मोदी जी इसीलिए कहते हैं, एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। तो आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या पत्रक दिया है, किसको, किसके नाम से? यहाँ जिला प्रशासन को हम लोग पत्रक दे रहे हैं। यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके आह्वान पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो वहाँ पे पत्रक दे रहे हैं जिला प्रशासन को। बढ़ती ठंड को देखते हुए सुबह बनारस क्लब ने जरूरतमंदों में कंबल का वितरण किया। ठंड ने धीरे धीरे करके पूरे देश पर अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। दिन के मुकाबले रात में ठंड को पूरी तरह से महसूस किया जा सकता है। ठिठुरन की मार झेल रहे गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों की मांग को देखते हुए काशी के मछोदरी में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के महंत स्वामी श्री प्रेम स्वरूप दास के सौजन्य से स्वर्गीय मिथिलेश जायसवाल की स्मृति में सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में नीची बाग स्थित संकट हरण हनुमान जी के मंदिर के पास कंबल का वितरण किया गया। मुकेश जायसवाल ने आशा व्यक्त किया कि सभी समाजसेवी संस्था हर साल की भांति इस साल भी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेगी। साथ ही साथ संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल द्वारा नगर निगम प्रशासन से मांग किया गया कि वो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस बार पड़ने वाले कड़ाके की सर्दी के मौसम को देखते हुए वो जगह जगह व्यापक स्तर पर रैन बसेरा के साथ अलाव जलाने की व्यवस्था पूर्णतया तैयारी के साथ करने के लिए कटिबद्ध रहे। ठंड का आगाज हो चुका है, उसको देखते हुए आज हम लोग नीची बाग स्थित संकटधन हनुमान मंदिर जी के पास गरीब और असहाय बैठे लोगों के बीच सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर कंबल का वितरण किए हैं तथा सभी सामाजिक संस्थाओं से भी अपील करते हैं कि ठंड का मौसम आ चुका है, वो भी अपने अपने संस्था द्वारा सभी असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण करें। वाराणसी पहुंचे दिल्ली सांसद मनोज तिवारी ने कहा, जो आप ज्वाइन करेगा वो दिल्ली और देश का दुश्मन होगा। दिल्ली के सांसद, अभिनेता व गायक मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज के समय में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वो दिल्ली और देश का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में सस्पेंड कर दिया था, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाला इतिहासकार नहीं हो सकता। जब कोर्ट के ऊपर कोई हमला करे और उसे भी राजनीतिक दल सपोर्ट करे, ये ठीक नहीं है। तलवार लाठी से हम किसी मामले को सड़क पर निदान नहीं कर सकते। विपक्ष संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं। सरकारी वकील अपराधियों की पैरवी करने लगे तो निश्चित रूप से किसी को अपराध को हटाना मुश्किल हो जाता है। सरकार बदलेगी और वही सरकारी वकील उन्हें सजा दिलाएंगे। देखो, वो लड़ाइयाँ तो बंद नहीं होंगी। विचारों का संघर्ष आज से नहीं चल रहा है। जब राम थे तब भी रावण थे, जब कृष्ण थे तब भी कंस थे। तो कुछ विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। मैं उन लोगों का पक्षधर हूँ जो सही समय पे सही बातें रेज करते हैं। बहुत सारी चीज़ है। हम 11 साल हो गया, 11वां साल हमारा सांसद का है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने कभी ये थोड़ी कहा कि हमने देश की सारी समस्याएं समाप्त कर दिया। हाँ, बहुत सारा ऐसा काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीब को 5 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। किसी भी कम्युनिटी का कोई 70 साल का बुजुर्ग हो, उसको 5 लाख रुपए की सालाना
इलाज की जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी। लोग ऐसी ऐसी हाईवे बनेगी, ऐसी ऐसी सड़कें बनेगी, बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। तो सकारात्मक चीज़ों को कुछ लोग छुपाना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से ऐसा होता है, क्योंकि आपका विपक्ष जो है वो आप कितना भी अच्छा करोगे तो बुरा वाला ढूंढेगा, क्योंकि वो आपका अच्छाई की बात नहीं करेगा। बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं, अटल जी जैसे लोग, जो कभी बांग्लादेश के मैटर में इंदिरा जी को भी दुर्गा कह दिया था। तो समय के साथ इसको मैं नकारात्मक नहीं मानता हूँ। नकारात्मक क्या है, जैसे आप संभल की घटनाएं चल रही हैं, जब कोर्ट के ऊपर हमला कोई कर दे, उसको भी कोई राजनीतिक पार्टी आकर के सपोर्ट करे, ये ठीक नहीं है। जहाँ भी विवाद होगा उसका होना चाहिए निदान, और निदान के लिए है संविधान। तलवार और लाठी से, गोली बंदूक से हम सड़क पे निदान न्याय नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं, देखो वो संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं, आज भी ये संसद एडजर्न हो गई है। तो इन सकारात्मक पहलुओं को विपक्ष को भी देखना चाहिए। और अभी एक सूचना आप सबको दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख युवाओं को राजनीति में ऑफर दिया है, और वो लोग होने चाहिए जिसके घर में कोई सांसद, विधायक और पंचायत सदस्य न हुआ हो। तो ये बहुत बड़ी पहल है, उसमें लोगों को भाग लेना चाहिए, आना चाहिए, ताकि हम देश को 2047 तक विकसित बना सकें। देखिए, आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेगा वो दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा और देश का भी सबसे बड़ा दुश्मन होगा। आप सोचिए, दिल्ली पोल्यूशन के मामले में, जमुना की गंदगी के मामले में, बुजुर्गों का पेंशन नहीं मिलता है दिल्ली में, 11 साल से एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, गलियां टूटी हैं, सब कुछ। और मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया भ्रष्टाचार के लिए। उसके बाद भी कोई उसको अगर ज्वाइन करना चाहता है तो उसका इतिहासकार नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे हैं जो गलत इतिहास लिखे हैं, आज उनकी खैर खबर ले रहे हैं हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो ऐसे लोगों को धीरे धीरे देश पहचान रहा है, और यही कारण है कि देखो 2024 के चुनाव के बाद भी हम हरियाणा जैसा राज्य फिर तीसरी बार जीते, महाराष्ट्र फिर से जीते हैं। 5 तारीख को आपको मुख्यमंत्री देंगे वहाँ से, इसको अच्छा सा। तो दिल्ली भी पक्का, इस बार दिल्ली में हम लोग, दिल्ली में भी सकारात्मक, दिल्ली का लाभ देने वाली सरकार है। भैया आपने कहा सनातन बहुत ही सनातन बोर्ड जल्दी बनना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। अभी वही है, मतलब हिम्मत है तो जो है अपराध मिटा के दिखाए या गैंगस्टर को रोक के दिखाए। देखिए, बात तो सही है ना कि हाँ, ये जो सरकार अपने वकील लगा, सरकारी वकील सरकार देती है, और अगर सरकारी वकील अपराधियों की पैरवी करने लगे तो निश्चित रूप से किसी के लिए अपराध को हटाना मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, 1.5 महीने की उनकी और बारी है, उसके बाद सरकार भी बदलेगी, फिर वही सरकारी वकील अपराधियों को सजा दिलाएंगे, अपराधियों का मनोबल टूटेगा और दिल्ली को हर तरह से। लेकिन ये भी तो चर्चा करवा लो उनसे कि भैया साफ पानी तक क्यों नहीं मिल रहा है, हवा गंदी है, तो बनारस आके कितना ताज़ा हवा लेने लगे। आइए टूर्नामेंट, हाँ वो खुद नशेड़ी है, अरविंद केजरीवाल खुद नशेड़ी है। बीएचयू प्रीमियर लीग 2.0 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। बीएचयू प्रीमियर लीग 2.0 क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन विश्वविद्यालय के बिरला मैदान में हुआ, जहां फाइनल मुकाबले में फिजिकल एजुकेशन और राइजिंग स्टार की टीमों के बीच रोमांचक प्रतियोगिता देखने को मिली। फाइनल मैच में राइजिंग स्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनकी टीम ने 15 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 95 रन बनाए। इसके जवाब में फिजिकल एजुकेशन ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर में 97 रन बनाकर
मैच जीत लिया और बीपीएल सीजन 2 के चैंपियन बन गए। आशुतोष इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे। इस विशेष अवसर पर दिल्ली सांसद मनोज तिवारी, रॉबर्ट्सगंज विधायक भूपेश चौबे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बीएचयू प्रीमियर लीग 2.0 में विभिन्न संस्थाओं से कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। बीएचयू प्रीमियर लीग 2.0 न केवल खेलों को बढ़ावा दिया है, बल्कि छात्रों के बीच एकता और प्रतिस्पर्धा की भावना को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन में विजेता हुए, क्या कहना चाहेंगे? हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत की, बहुत अच्छे से हमने प्रदर्शन दिखाया। जहाँ तक कि मैच सिचुएशन जो ऐसा हो गया था कि हमारा फंसने लगा था, लेकिन फिर भी हमारे बल्लेबाजों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और लास्ट में लंबे लंबे छक्के मार के काफ़ी अच्छे से मैच को जिताया। हमारा टारगेट जो था वो 95 का था और हमें काफ़ी अच्छे एक ओवर पहले मैच जीत के काफ़ी अच्छा स्कोर किया हमारी टीम ने। आपकी टीम ने किस तरह की रणनीति बनाई थी मैच को जीतने की? टीम की रणनीति ये थी कि हम शुरू में पहले थोड़ा स्लो खेलेंगे, लेकिन बीच क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे थे, फिर हमने इसलिए लंबे लंबे छक्के मार के शॉट को जिताया मैच। बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाकी खिलाड़ियों के लिए यही कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा खेल से जुड़े रहें, ताकि आगे भी दोबारा भी जब परफॉर्मेंस किया जाए तो अच्छा दिया जाए। 22 रन तक 3 विकेट आपके गिर गए थे, उस समय आपके माइंड में क्या रणनीति चल रही थी? अब तो यही था कि मैच को थोड़ा स्लो करना है, स्लो करके स्ट्रेटजी को गेम चलाना है, समझना है किस हिसाब से उस हिसाब से बैटिंग की जाएगी। सारे खिलाड़ियों को कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि मेहनत करिए, अच्छे से खेलिए, फेयर प्ले, अच्छा गेम हुआ, अच्छा टूर्नामेंट चला, सबको ऑल द बेस्ट। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के नए कार्यालय का उद्घाटन रामनगर पड़ाव मुख्य मार्ग स्थित सिमरा में हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय की निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने विधि विधान से पूजा कर नए कार्यालय का उद्घाटन किया। निदेशक ने बताया कि नए कार्यालय से क्षेत्र के लोगों को आते जाते रामनगर पड़ाव मुख्य मार्ग पर ही महाविद्यालय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस अवसर पर डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर प्रतिमा राय, दीपक कुमार गुप्ता, वरुण अग्रवाल, अंजलि विश्वकर्मा, वैशाली पांडे, शिवप्रकाश यादव, चंचल ओझा, आशीष सिंह आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। लोगों ने एक ऑफिस खोला है, सिटी ऑफिस खोला है अपने कॉलेज का, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय का सिटी ऑफिस है। अंदर जाने में लोगों को गली में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सड़क पर ही ऑफिस खोला है। एकदम मेन रोड पर है ये, और कॉलेज से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं सब यहाँ पे मिलेंगी। एडमिशन के लिए भी ये जिस तरह की भी सूचना चाहें, और साथ में राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित भी सूचनाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी, क्योंकि कॉलेज में सेंटर है राशि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का भी। तो एक सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो सूचना चाहते हैं या जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनकी सुविधा के लिए ये ऑफिस को खोला गया है। इसका समय भी निर्धारित है, रहेगा, खुलेगा, क्योंकि ऑफिस में लोग जाते हैं 10 से 4 रहते हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पर 8:30 से शुरू खोल देंगे ऑफिस और 6 बजे तक रहेगा, ताकि जो जिनको ऑफिस के बाद आने जाने के समय में अगर सूचना चाहिए तो वो सूचना भी उन्हें प्राप्त होगी। हम ये चाहते हैं कि इस एरिया के लोग आएँ, यहाँ पर एक अच्छे वातावरण में चल रहे कॉलेज को उसका लाभ लें, और यहाँ के गार्जियंस को, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनके जीवन को एक उज्ज्वल भविष्य मिले, इस कामना के साथ हम लोगों ने इस सिटी ऑफिस का आज शुभारंभ किया है। आज नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह टर्नी 2024 का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रजत चौधरी, भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी के साथ विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक के वर्मा के करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलन तथा मशाल प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात बच्चों ने अपने संबंधित हाउस ध्वज के साथ परेड करते हुए मुख्य अतिथि तथा
तथा उपस्थित गणमान्य सदस्यों को सलामी दी। बच्चों ने गणेश वंदना नृत्य प्रस्तुति के साथ ईश वंदना की। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने स्वागत संबोधन द्वारा उपस्थित लोगों का अभिनंदन किया तथा विद्यालय में हो रहे खेलकूद समारोह के लिए शुभाशीष वचनों के साथ सभी प्रतिभागियों को उत्साहित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन दिया। बच्चों द्वारा आकर्षक पिरामिड निर्माण प्रस्तुति दी गई तथा मनभावन योग मुद्राएं बनाकर बच्चों ने खूब तालियां बटोरी। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में क्रमशः नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चों में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, शॉटपुट, जूनियर सीनियर प्रतियोगिता कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बच्चों के जोश और उत्साह की प्रशंसा की। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल के साथ छात्र नैना तथा सोनाक्षी ने किया। देखो आप सबको देखो ये मालूम चले एक बार जोरदार तालियां तो बनती है। Make some noise. Are you all feeling excited? आप लोग से ज्यादा तो हम लोग एक्साइटेड हैं। आवाज ही नहीं आती आप लोगों की। पीछे नहीं ढकेल देंगे, पीछे चलिए। लो 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 More louder.
गुड। चलो कैसे To please move in Kesha Hall for skating showdown. के इस टर्निंग 2024 के स्पोर्ट्स मीट में मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और वंदन करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर हम लोगों का सौभाग्य है कि अपने भारत के खिलाड़ी जिनकी जान मान शान बनी रहती है, ऐसे अपने रजत चौधरी जी जो हम लोग के बीच में आए हैं, मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन और नमन करता हूँ। आज विद्यालय में इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रजत कुमार जी हैं और इनके आने से विद्यालय काफ़ी अपना गौरव महसूस कर रहा है और बच्चे काफ़ी प्रसन्न हैं और खेल में हमारे मैक्सिमम बच्चे प्रतिभागी हैं और बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। सर के आने के बाद बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह है, हर्षोल्लास के साथ पूरा गेम हो रहा है, स्केटिंग हुआ, वॉलीबॉल हो रहा है, बाकी ये छोटे रंगारंग कार्यक्रम किए बच्चे। और इससे ये होता है कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है और शिक्षा जितना ज़रूरी है उतना व्यायाम और खेल भी ज़रूरी है। और हम तो यही कहेंगे कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ गेम की तरफ भी अग्रसर होते रहें, भारत में अच्छे अच्छे स्थानों पर ये अपना प्रतिभा जमाएं, विश्व स्तर तक गेम करें, खेलें और भारत का नाम रोशन करें। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होगा? इसमें कराटे भी है, कुश्ती भी है, वॉलीबॉल भी है, कबड्डी है, खो खो है, कई प्रकार के गेम हैं, आउटर इंडोर और आउट गेम दोनों। क्या कहना चाहेंगे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स से हम लोग कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे प्रतिभागी बने और अपने आने वाले नए बच्चों को ये उत्साहित करें, दिखाएं कि गेम भी बहुत ज़रूरी है शिक्षा के साथ साथ। कारण कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा की तरफ मुड़ जा रहे हैं, उनको ये लगता है कि गेम से हमारा करियर नहीं बना, लेकिन ऐसा नहीं है। गेम में भी एक अच्छा करियर है, ये जिस तरफ अपने को मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। आज एनुअल स्पोर्ट्स डे पे रोलर स्केटिंग की भी प्रतियोगिता आयोजित हो रही है सभी खेलों के साथ, जिसमें सभी वर्ग के स्केटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलों को बढ़ावा देना और
बच्चे हर प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लें और खेल शारीरिक रूप से बच्चों को और मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाता है। अच्छा, तो ये कितने बच्चे आपके पार्टिसिपेट? हमारे बच्चे कम से कम 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें क्वाड, इनलाइन और एडजस्टेबल के बच्चे हैं। बीएचयू विज्ञान संस्थान सभागार में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के सभागार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इस मेले को लगाने का मुख्य उद्देश्य जनता को मुफ्त इलाज देना रहा। पहले दिन लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग यहां पर आए और इस कैंप का पूरा लाभ लिया। डॉक्टर वीएन मिश्रा ने कहा कि निःशुल्क रक्त परीक्षण, हड्डी की जांच और रक्त समूह की जांच के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। आयुर्वेदिक पद्धति और ऋतु आधारित जीवन शैली एवं खान-पान आदि के संदर्भ में विशेष जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही थी। साथ ही बाल चिकित्सा और मानसिक परामर्श तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की भी सुविधा उपलब्ध थी। स्वास्थ्य मेले में लगभग 64 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से लोग रजिस्ट्रेशन कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और जिसमें सभी लोग स्वास्थ्य मेले का लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया है ब्लड सेंटर की तरफ से। यहाँ पर जो है सारे लोगों का एक हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और ब्लड ग्रुपिंग, ये दोनों जांचें की जा रही हैं जो निःशुल्क की जा रही हैं। और सभी जो लोग आ रहे हैं उनको रक्तदान के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बगल में हमारी बस खड़ी है, ब्लड मोबाइल वैन, जहाँ जो लोग यहाँ डोनेट करना चाहते हैं वो सब लोग आकर के वहाँ बस में डोनेट कर रहे हैं। अभी तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? अभी शुरुआती दौर में जो है 7-8 लोग डोनेशन कर चुके हैं अभी तक। बाकी अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग चल रहा है, ये आज से लेकर कल तक चलेगा। तो यह उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट भी करेंगे। यहाँ ज़्यादातर मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा विलिंगनेस दिखा रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग डोनेट करेंगे ज़्यादा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। दशा समेत चितरंजन पार्क के सामने इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए सभी सनातनियों को अब जागना होगा। सनातन धर्म की रक्षा एवं बांग्लादेश में हिंदू बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सनातनियों को सचेत होना होगा। हम सनातनी लोग कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किए, तो हम हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार क्यों। इस दौरान प्रमुख रूप से स्वामी प्रबुद्धानंद, उज्जवल बनर्जी, ब्रह्मचारी बप्पादित्य आदि लोग उपस्थित रहे। किसे बैठे क्या है? आज हम लोग बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू माताएं, बहनों और भाइयों के प्रति जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में हम लोग बैठे हैं। और एक और बात है कि हम लोग आज एक नारा दिए हैं कि वेक अप सनातन, कि हे सनातन धर्मावलंबियों, जो आप लोग सनातन को मानते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप सभी इस गहरी निद्रा से उठिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराम निबोधता, इस गहरी निद्रा से उठिए। आप मतलब अपना जो अस्तित्व है उस अस्तित्व के बारे में सोचिए, उसकी रक्षा कीजिए। अपने भाई के प्रति, अपना जो भाई है, अपना बहन है, अपनी माता है, उनकी रक्षा कैसे होगा, इसके बारे में सोचिए। यही हमारे उद्देश्य है आज। Viewers, any belief, any way of life has to be touched. All humans here are divine, and this civilization is possible only with respect and reverence to the life. We need this to the life on the earth. It's our duty to respect the others, to respect the life, to respect the beliefs. All human beings are divine. बीएचयू पहुंचे नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत से विभिन्न मुद्दों पर कई सवाल पूछे गए। आज का जो विषय है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये 61 कन्वेंशन है इंडियन जियोफिजिकल यूनियन का। ये यूनियन का पर्पज़ ये है कि सब मिलके, एकेडमिया, इंडस्ट्री और नेशनल लेबोरेटरीज मिलके क्लाइमेट के ऊपर जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामीज होती हैं, ओशन में जो होता है, ओशन का क्लाइमेट से क्या संबंध है, किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इन सब विषयों पर एक मूल रूप से बातचीत करना
और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमको डेवलप करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा वेदर का प्रेडिक्शन कर सकें, क्लाइमेट चेंज का प्रेडिक्शन कर सकें, और जो मूलभूत कारण हैं क्लाइमेट को में चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में गौर करके उनको मिटिगेट कर सकें। तो ये कन्वेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमारे बहुत से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, नेशनल लेबोरेटरीज लाइक NGRI और वगैरह से लोग आए हैं, तो उनका विचार विमर्श होगा। हमारे सेक्रेटरी अर्थ साइंसेज भी आए हैं जो कि इस क्षेत्र में लीडर हैं। उनका कार्य ये है कि अर्थ साइंसेज की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको डेवलप करना और उनको आगे ले जाना, और वो इसके प्रेसिडेंट भी हैं मिस्टर प्रोफेसर रविचंद्रन, और वो ही इसको आगे ले जाएंगे। तो सरकार की तरफ से और जो है साइंटिस्ट जो है लगातार वेदर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग पे काम कर रहे हैं, जी हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ये कार्य पूरा सफल नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, साइंटिस्ट काम करते हैं समझने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। उसके कारण सबको मालूम पड़े। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रहा है कि हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम जो ऑटोमोबाइल्स में निकालते हैं, इंडस्ट्रीज़ में निकालते हैं, घर में लकड़ी के ऊपर कूड़ा खाना बनाते हैं, उससे जो हमारी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है उससे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उससे जो होता है अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती है। जब वो बाहर नहीं जाती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे ओशंस का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे फ्लड्स आते हैं, उससे वेदर उल्टे सीधे हो जाते हैं। एक ज़माने में आज के दिन काफ़ी सर्दी हुआ करती थी, आज सर्दी नहीं है। एक ज़माने में रेनफॉल कहीं कहीं नहीं होता था, आज वहाँ रेनफॉल हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। तो ये सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। उसका मेन पर्पज़ है कि जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर का, ओशंस का, माउंटेन्स का, सॉलिड अर्थ का, आयोन जो हमारी बर्फ़ है अंटार्कटिका में और आर्कटिक में, वो जो है पोलर जिसको स्फीयर बोलते हैं, उन सब का आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये लोग यहाँ पे अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के जरिए लाना चाहते हैं, जिससे हम और ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर सकें कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या होगा और उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए। तो सर, वैकल्पिक ऊर्जा या वैकल्पिक ईंधन के तौर पे सबसे ज़्यादा जो अभी प्रयोग चल रहा है वो हाइड्रोजन पे चल रहा है। जी, इस पे क्या कहना चाहिए सर? कितनी हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेट फ्यूल है, क्लीनेस्ट फ्यूल जिसको हम बोलते हैं। और हमारे देश ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हम 3 तरह की हाइड्रोजन वैली 1, हाइड्रोजन वैली 2, हाइड्रोजन वैली 3 बनाने वाले हैं, जिसमें करीब 500 टन्स और 5,000 टन्स की हाइड्रोजन बनाई जाएगी। हमारा एक पूरा गोल है कि 2030 तक 5 मिलियन टन्स ग्रीन हाइड्रोजन बना के हम एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हमारे इस हाइड्रोजन मिशन में बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, PLI स्कीम्स बनाई गई हैं, जिससे हाइड्रोजन बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स की ज़रूरत होती है। उसके प्रोडक्शन के लिए हमने PLI स्कीम बनाई है। हाइड्रोजन बनाने के लिए क्रिटिकल मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए PLI स्कीम बनाई है। हाइड्रोजन जो मोबिलिटी के लिए जो हाइड्रोजन होती है उसको हम फ्यूल सेल में चलाते हैं, तो फ्यूल सेल के प्रोडक्शन के लिए PLI स्कीम बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल मिशन है हाइड्रोजन के ऊपर, और इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इस समय पार्टिसिपेट कर रही हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च चल रही है और नेशनल लेबोरेटरीज़ में इसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में लग रहा है, आसाम में लग रहा है, गुजरात में लग रहा है, और IITs में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो आने वाले समय में सर क्या माना जाए, गाड़ियाँ कब तक दौड़ेंगी सड़कों पे हाइड्रोजन से? ऑलरेडी आप जानते हैं कि देखिए कई क्षेत्रों में, जैसे इस समय लेह लद्दाख में, इस समय लद्दाख में हमारे यहाँ 15 बसेज हाइड्रोजन से चल रही हैं। NTPC ने बसेज चलाई हैं वहाँ पर। इसी तरह और भी छोटे छोटे तौर पर, जैसे पूना में KPIT ने एक बस चलाई थी हाइड्रोजन के ऊपर। तो इस पर कार्य जारी है
और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3-4 साल में हाइड्रोजन पूरा तो कुछ नहीं हो सकता है, पूरा कभी नहीं होता है। देखिए, हर चीज़ का एक ट्रांजिशन स्ट्रेटेजी होती है, तो ट्रांजिशन में टाइम लगता है, पर हाँ शुरुआत हो गई है और शुरुआत अच्छी हुई है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की कीमत कम हो जाएगी, हाइड्रोजन की कीमत अभी ज़्यादा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन की कीमत कम होती चली जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन मोबिलिटी बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में ज़्यादा हो जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कॉलेज के छात्रों ने मजार के करीब पढ़ी हनुमान चालीसा, रोके जाने पर बैरिकेडिंग तोड़कर किया जमकर बवाल। लंका थाने की पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में निकाला गया जुलूस, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की जलाई गई तस्वीरें। और बढ़ती ठंड को देखते हुए सुबह बनारस क्लब ने जरूरतमंदों में बांटे कंबल। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस